हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 भूगोल में हमने कई महत्वपूर्ण चैप्टर्स को कंप्लीट किया, कवर किया और आज हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 6 यानी जल संसाधन, जिसको आप बोलते हैं वाटर रिसोर्सेज। एक बेहद इंपॉर्टेंट और खास चैप्टर है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे कंप्लीटली। एक बार में इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और आप इससे संबंधित जितने भी कंफ्यूजन या डाउट्स हैं उसको खत्म करने में सफलता पाएंगे। पर इससे पहले कि मैं ये इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करूं, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। यहां पर 1 या 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आपको किसी तरीके की कूपन कोड या आप जिसको कह सकते हैं डिस्काउंट ऑफर, इस तरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर और समझते हैं कि क्या मतलब होता है भूगोल के इस इंपॉर्टेंट चैप्टर का, क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं, जिसमें व्हाट टू स्टडी हम हमेशा करते हैं। तो इस चैप्टर का भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज, जिसको आप बोलते हैं जल संसाधन। अब देखिए संसाधन क्या है। संसाधन का देखिए कुछ चीजें अगर आप क्लियर रखेंगे ना, मैंने हमेशा हर चैप्टर में आपसे कहा है कि देखिए आपको कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं। कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आप उन चीजों को ठीक से डिफाइन कर लेंगे बिना रटे हुए। संसाधन जो आपका काम आसान बनाए। इस संदर्भ में जल संसाधन यानी जल एक काम आसान बनाने या जीवन जीने के लिए जो आवश्यक एक तत्व है उसके रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। पीना है, खाना बनाना है, नहाना धोना है, कपड़े धोने हैं, मतलब यू कांट इमेजिन अ लाइफ विदाउट वाटर। बिल्कुल ठीक बात है भाई, पृथ्वी पे जीवन इसीलिए ना कि पानी है। तो अब जल एक संसाधन के रूप में किस प्रकार उपलब्ध है, क्या क्या उसकी स्थिति है, इस पर बातचीत करेंगे। फिर जब सबसे महत्वपूर्ण बात आएगी कि भारत में जल संसाधन का क्या स्थिति है, यानी इंडिया में जो वाटर रिसोर्स है वो कितना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है, इसकी थोड़ी बात करेंगे। फिर जल संसाधन का उपयोग, तो जल संसाधन के उपयोगों में भी बहुत विविधता है। केवल नहाने धोने खाने पीने के अलावा ही नहीं, मतलब इसमें ही नहीं, और बहुत चीजों में जल का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे बिजली बनती है, और आपको पता है कि अलग अलग जितने उद्योग है वहां जल का उपयोग है। तो जल का भारत में किस प्रकार उपयोग हो रहा है इसकी चर्चा थोड़ी करेंगे। जल उपलब्धता की कमी यानी जिसको आप कहते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर रिसोर्स, है ना, कि किस तरह जल उपलब्ध होने में जल की इसमें कमी आ रही है, जल उतना नहीं उपलब्ध हो पा रहा है जितनी चाहिए, ये एक समस्या है। फिर हम बात करेंगे जल संरक्षण की विधियां, जिसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से बहुत सवाल बनते हैं और खास करके उच्चतर कक्षाओं में तो बहुत सवाल यहां से बनाए जाते हैं। तो जल संरक्षण की कमियां भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई आप किन किन तरीकों से, किन किन मेथड से कंजर्वेशन करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं। वर्षा जल संचयन और जल प्रबंधन, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है और वाटर मैनेजमेंट है, ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बारिश का पानी जो हमको मिल रहा है उसको हम कितना रोक पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप जल संरक्षण की बात करेंगे ये हमेशा आएगा कि भाई हमारे यहाँ क्या है, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं कि भारत में विविधताएं बहुत है। तो एक चीज और है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स या किसी भी तरह का रिसोर्स। भारत में किसी भी तरीके का रिसोर्स जो है वो एक जैसा नहीं है, मतलब कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो भारत के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर की बरसात है ना। नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए या आप पूर्वी उत्तर प्रदेश ले लीजिए, इस तरह के बहुत सारे क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बहुत अच्छी बरसात है, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बरसात बहुत कम है, जो एक तरह से रेनसेड एरिया है या जिसको आप कह सकते हैं कि ड्राई एरियाज भी हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जहां पर वर्षा का जल उपलब्ध हो रहा है, अच्छा यही नहीं, जहां बरसात हो रही है वहां बहुत सारा सीजन ऐसा भी बीतेगा जहां बिल्कुल बारिश उस सीजन में नहीं होगी। तो आपको जो वर्षा मिली थोड़ी बहुत, उससे आप उसको स्टोर करिए, उसको संरक्षित करिए और आगे के लिए इस्तेमाल करिए। तो इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। अब सबसे पहले हम जल संसाधन की बात कर लेते हैं कि वाटर एक रिसोर्स के रूप में किस प्रकार काम आता है। तो देखिए मानव क्या है, जल क्या है, मानव जीवन का आधार है, जो बेसिस आप जिसको कहते हैं बेस कहते हैं कि मानव के जीवन जीने का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा जो हेल्पफुल चीज है वो पानी है। शायद आप खाने के बिना तो रह भी जाए कुछ दिन, पानी के बिना तो बहुत कम रहेंगे। यह एक चक्रीय संसाधन है जिसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक रिसोर्स। साइक्लिक रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताइए। साइक्लिक रिसोर्स का मतलब एक बार इवापोरेशन वाष्पीकरण होगा, बरसात होगा, वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, फिर वहां से पानी फिर क्या होगा, फिर नदियों में आएगा, नदियों से फिर वाष्पीकरण होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये साइक्लिक चलता रहता है ना, वाटर साइकिल जिसको कहते हैं आप। पृथ्वी के लगभग 71% भूभाग पर जल पाया जाता है।
वैश्विक संदर्भ में हमारे पास इसका 4% भाग ही है, जबकि 17.7% जनसंख्या हमारे पास उपलब्ध है। 2.4 भूभाग पर निवास करती है। अब देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, जो पूरा वाटर है उसका केवल 4% ही हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इसका वैश्विक संदर्भ में केवल 4% है। भारत के हिसाब से बता रहा हूं, जो टोटल, देखिए आपको ये पता है कि 3/4 भाग में पानी है, लेकिन फ्रेश वाटर दशमलव में है, उसमें भी बहुत सारा हिस्सा ग्लेशियर्स या कि क्या है, बर्फ के फॉर्म में है। बाकी जो पानी हमारे पास बच रहा है, या आप कह सकते हैं कि टोटल पानी का भी अगर आप देखें तो पूरे विश्व के हिसाब से हमारे पास केवल 4% पानी है इंडिया के पास, और पूरी दुनिया की जनसंख्या हमारे पास कितनी है, 17.7%, और पूरी दुनिया की भूमि कितनी है, 2.4%। अब ये जो असंतुलन है, इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए ये, इसीलिए आप ये चैप्टर पढ़ भी रहे हैं। अगर जितना लोग हैं उतना ही पानी होता, उतनी जमीन होती, तो शायद कभी कोई समस्या नहीं होती, है ना। जैसे रोज हर आदमी का भूख पेट भर जाए और वो घर में चुपचाप सो जाए, तो भूखमरी का न्यूज कभी भारत बाहर आएगा नहीं ना, अनाज ज्यादा उत्पन्न करना है इसकी न्यूज ही नहीं आएगी। तो वी हैव अ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज बट अनलिमिटेड पॉपुलेशन एंड वेरी ह्यूज पॉपुलेशन, दैट वाई इट्स क्रिएट्स व्हाट, इट्स क्रिएट्स अनइवननेस, इट क्रिएट इम्बैलेंस, इट क्रिएट स्कैर्सिटी, और इसलिए हमारे सामने ये समाचार आता है। तो ये डेटा आपके दिमाग में होना चाहिए कि पूरे पानी का केवल 4% है, जनसंख्या 17% है, और भूमि हमारे पास 2.5% से कम है। विश्व के औसत जल की तुलना में हमारे देश के प्रति व्यक्ति के हिस्से में 1/4 जल ही आता है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को अगर पानी से हम देखें तो जितना लोगों को मिलता है, हमको उसका केवल 1/4% मिलता है। मतलब अगर मान लीजिए दुनिया के लोगों को एक आदमी को 100 लीटर पानी मिलता होगा, तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से एक आदमी को 25 लीटर ही मिलता है। एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूं। मानव के सभी कार्यकलापों में जल की आवश्यकता होती है, और जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जो आर्थिक विकास है, यानी आपको पता है कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि चाहे आर्थिक विकास हो जाए, सामाजिक विकास हो या मानव विकास हो, सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या की है। कोई भी चीज बढ़ती है या उपलब्ध रहती है तो जनसंख्या उस पर बहुत बड़ा दबाव डालती है। तो हमारे सामने भी जल संसाधनों का एक बहुत विशेष महत्व हो गया है, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से और आर्थिक विकास भी हो रहा है, तो उसमें भी जल की जरूरत है। पीना, घरेलू उपयोग, उद्योग, परिवहन आदि में इसका महत्व है। मानसून वर्षा की अनिश्चितता से ने जल संसाधन का उपयोग बढ़ा दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है भारत में मानसून आता है, एक साउथ वेस्ट मानसून है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी मानसून है, जो दक्षिणी तट से होकर आता है, और एक अंडमान निकोबार वाला मानसून है। लेकिन उसमें क्या है, बहुत अनिश्चितता है, कभी लेट हो गया, कभी कम रह गया, कभी ज्यादा रह गया। अल नीनो और ला नीना इफेक्ट आपने पढ़ाई होगा, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है जिससे आपको पता है कि मानसून प्रभावित होता है। तो इससे हमारे यहाँ जलों का जो उपयोग है और महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत में जो जल विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग है। भारत में जो बिजली पैदा होती है, वहां भी जो पानी की धार होती है उसे टरबाइन लगे होते हैं, और टरबाइन को घुमाती है तो बिजली पैदा होती है। तो वहां भी जल का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। तो क्या आप जानते हैं कि धरातल पर उपलब्ध 71% जल अधिकांश लवणीय जल है, जिसको आप कह सकते हैं कि सॉल्टेड वाटर है एक तरह से, है ना। केवल 3% ही अलवणीय जल है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, मतलब फ्रेश वाटर है। अब भारत की बात करें तो देश में एक साल में वर्षा से प्राय 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर जल प्राप्त होता है। ठीक, वाष्पन के उपरांत यानी कि इवापोरेशन होने के बाद 1869 घन किलोमीटर जल प्राकृतिक तौर पर बचता है। भूगर्भीय और अन्य कारणों से प्रतिवर्ष प्रयोग किए जाने वाले जल की मात्रा 1137 घन किलोमीटर रह जाती है। यानी जितना पानी हमें प्राप्त होता है, एक्चुअल जो रह जाता है वो क्या हो गया, लगभग 1/4 घट के रह जाता है। इसमें 690 घन किलोमीटर सतही जल, यानी कि सतही जल किसको बोलते हैं, जो सरफेस वाटर होता है, ठीक है। 447 पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं, वो वाला भूजल है, बहुत कम। मतलब 4000 से जो पुनः प्रयोग कर पाए वो केवल 400 घन किलोमीटर रह गया। देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती है। भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रतिवर्ष गिरती जा रही है। ये डेटा बहुत आपको नहीं रटना है, इससे मैं आपको आइडिया देता हूं। आपके एग्जामिनेशन में जो काम आएगा वो ये कंसेप्ट काम आएगा, ये समझ काम आएगा कि भाई भारत में जल संसाधन की समस्या क्यों है। तो उसमें आप लिखेंगे कि भारत की ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, है ना। तो भारत में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है पानी की, वो बहुत कम है, और इस कारण ये जल संसाधन जो है अपने आप में चिंता का विषय बन जाते हैं, बहुत समस्या का कारण बन जाते हैं। ठीक बात है। 2001 में 1820 क्यूबिक मीटर थी, 2011 में ये 1545 क्यूबिक मीटर हो गई, 2025 और 2050 में घटकर क्रमशः 1340 और 1140 क्यूबिक मीटर रह गई। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या घट रही है, बढ़ रही है, वैसे वैसे जो क्यूबिक मीटर उपलब्धता है पर हेड की, वो धीरे धीरे क्या हो जा रही है, घटती चली जा रही है। ठीक बात है।
वार्षिक तौर पर 1700 क्यूबिक मीटर से कम जल उपलब्धता उसकी कमी वाली स्थिति मानी जाती है। ये आपको याद रखना है, ये आंसर लिखने में काम आएगा। ये बेंचमार्क है कि भाई 1700 क्यूबिक मीटर से अगर कम पानी आपको मिल रहा है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, ये आपको नोट करके रखना है। जबकि सालाना 1000 क्यूबिक मीटर से कम जल उपलब्धता को जलाभाव की स्थिति माना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जल अभाव हो गया 1000 क्यूबिक मीटर से कम हो गया। तो अब बात करते हैं जल उपलब्धता की, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हमारे यहाँ क्या अवेलेबिलिटी है उसको देख लीजिए। हमारे देश में नदी प्रणाली का औसत प्रवाह 1869 क्यूबिक किलोमीटर अनुमानित है। जो हमारे यहाँ वाटर फ्लो किसमें, नदियों में, रिवर वाटर फ्लो जो है वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। आपको पता है भारत में कई रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम, गोदावरी रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, कई सारे रिवर सिस्टम है। सबको अगर मिला दिया जाए, मतलब उत्तरी भारत के नदी प्रणाली, मध्य भारत के नदी प्रणाली, नर्मदा ताप्ती, ये सारी, दक्षिण भारत में अगर आप देख लें या उत्तर पूर्वी देख लें तो ये 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। इसमें उपयोग में लाया जाने वाला जल संसाधन 1123 क्यूबिक किलोमीटर है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो एक तो ये स्थिति बन जाती है। अब यह जल संसाधन मोटे तौर पर दो रूप में उपलब्ध है, एक धरातलीय जिसको आप बोलते हैं सरफेस वाटर, दूसरा भूमिगत जिसको आप बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। ये दो तरीके से पानी क्या है मौजूद है, ये दो स्थितियां बनती है, धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। अब धरातलीय जल संसाधन की बात करें तो भारत में 690 क्यूबिक किलोमीटर सतही जल उपलब्ध है, जो नदियों में, झीलों में, तालाबों में और तलैयों के रूप में उपलब्ध है, ठीक है, 690 क्यूबिक मीटर। वर्षा तथा पहाड़ों से बर्फ के पिघलने से जो पानी नदियों में आता है उसे धरातलीय जल कहते हैं। मान लीजिए पहाड़ पिघल रहे हैं या ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो वो पानी, आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी नदियां हैं देश में जो क्या होती हैं, एक तरह से पेरनियल रिवर कहा जाता है, जो हमेशा पानी वाली रहती हैं, जो वर्षा पर आधारित नहीं है, जो बेसिकली ग्लेशियर्स पे, बर्फों पे आधारित है। तो वो जब पिघलती है और नदियों में पानी आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सालों भर उसमें पानी रहता है और ये पानी यहाँ पर बना रहता है। तो पहाड़ों से बर्फ पिघलने के कारण इसमें नदी आती है, गंगा रिवर सिस्टम इसका एग्जाम्पल है। अधिकांश धरातलीय जल वर्षा से ही प्राप्त होता है, अतः वर्षा हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जल संसाधन है। तो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जल संसाधन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है या सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो वर्षा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी नदियां हैं जो वर्षा पर आधारित हैं, पहाड़ों पे वर्षा का पानी एकत्रित होता है, वो नदियों के रूप में बहता है, झरनों के रूप में बहता है। इसके अलावा बाकी नदियों में भी जो जल स्तर है वो वर्षा से कंप्लीट होता है। भारत की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, पूरे देश का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 100 सेंटीमीटर का हमारे यहाँ हमको बारिश मिलती है। ये बहुत कम भी नहीं है, लेकिन बात यह है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना आसान है, कई जगह 50 से भी कम है और कई जगह जैसे मौसिनराम, चेरापूंजी, मेघालय पहुंच जाइए तो 400, 500, 600 से ऊपर चला जाएगा। तो एक चीज है, लेकिन भारत में 100 सेंटीमीटर का एवरेज आपको वर्षा मिलेगा और लगभग 75% भाग वर्ष के 4 महीने जून से सितंबर में प्राप्त होता है, जिसको आप मानसून की बरसात कहते हैं, ठीक है, मानसून कहते हैं। अब देखिए यहां से देखो आपको ना पॉइंट निकालने होते हैं। यहां से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको 75% बारिश का पानी, एक तो सबसे ये पता लग गया कि भाई वर्षा का जल महत्वपूर्ण साधन है हमारे वाटर रिसोर्स का, और अगर 75% पानी मानसून से आ रहा है और इन्हीं महीनों में आ रहा है, तो यहां पर एक चीज जरूरी हो जाएगा और वो हो जाएगा वर्षा जल संरक्षण, यानी जिसको आप कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग या कंजर्वेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेन वाटर को कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। और ये वर्षा अक्टूबर दिसंबर में भी कभी कभी मिलती है, जिसको विंटर रेन्स कहते हैं। वर्षा का वार्षिक औसत देश के भिन्न भिन्न भागों में अलग है, ठीक बात। पश्चिमी भाग यानी वेस्टर्न इलाके जो है राजस्थान, गुजरात वगैरह 10 से 15 सेंटीमीटर भी चला जाता है। केरल और सुदूर पूर्व में 400 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाता है। देश के 10% भाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक और 33% भाग में 0 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसको क्या बोलते हैं, वर्षा का अनियमित वितरण, जिसको बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, रेन वाटर। देख लीजिए ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रखा है मैंने। इसमें क्या है कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो पश्चिमी भाग है वहां 10 से 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होगी और केरल और नॉर्थ ईस्ट में 400 से ऊपर चला जाएगा, और देश का जो आप 10% भाग है वहीं केवल 200 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है। बाकी 33% भागों में 75 सेंटीमीटर से नीचे बारिश होती है। इस प्रकार वर्षा के जल न तो समयानुसार उपलब्ध होता है न ही आवश्यकता अनुसार, और लगभग 3700 अरब घन मीटर जल वर्षा से मिलता है, जिसमें से 33% तो तुरंत वाष्प बन के उड़ जाता है,
45% नदी और जलाशयों में मिल जाता है और 22% जो हिस्सा है वो जल भूमि में प्रवेश कर जाता है, यानी अंडरग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, अब इससे क्या पता चल रहा है आपको? एक चीज आपको ये पता चल रहा है कि बरसात कहीं कहीं अच्छी भी हो रही है, फिर भी हमें बहुत सारा पानी अभी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और दो तीन चीजें आपको पता चलेंगी कि नदियों में बारिश का पानी जा रहा है, नदियां भी हर जगह नहीं है, बारिश भी हर जगह बराबर नहीं हो रही। तो दो तीन चीजें बहुत दिमाग में आपको लेके चलना है। एक, जल संरक्षण या वर्षा जल संरक्षण, जो मैंने अभी आपको लिखा था। दूसरा, आप देख रहे होंगे इसीलिए क्या होता है कि वो नदियां जो ज्यादा बरसात वाले इलाकों में है उनमें अच्छा पानी रहता है, कम बरसात वाले इलाकों में नदियों में पानी बहुत कम रहता है। इसलिए भारत सरकार एक आजकल योजना चलाती है, क्या? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, यहां से आपको लिखने हैं आंसर ठीक से। नदी जोड़ो परियोजना, जिसको आप क्या बोलते हैं? रिवर इंटरलिंकिंग। रिवर इंटरलिंकिंग। आप क्या करते हैं? नदियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिवर इंटरलिंकिंग। ठीक बात है। अच्छा, आगे देखिए, नदी में प्रवाह जल ग्रहण क्षेत्र के आकार या नदी बेसिन तथा जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, लेकिन वहां जल का केवल 60% उपयोग हो पाता है। देख लीजिए, बहुत ज्यादा जल वहां पर ग्रहण होता है, उनको मैंने बताया भाई आपको कि खास करके, लेकिन वहां से 60% जल का हम उपयोग कर पाते हैं। इसके विपरीत गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकांश भाग प्रयोग में लाया जाता है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो वर्षा जल संरक्षण के जो प्रयास होने चाहिए वो उतने बेहतर नहीं हो पा रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में थोड़े हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, एक तो ये था वर्षा वाला। दूसरा हमारा रिसोर्स क्या आता है? भूमिगत जल संरक्षण। तो वर्षा और नदी नालों का जो पानी रिसकर भूमि में जाता है वो भूमिगत होता है, यानी अंडरग्राउंड होता है। और हमारे देश में 433 क्यूबिक किलोमीटर भूजल है, जिसका 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। यानी बेसिन क्या होता है? ये गंगा नदी बह रही है, इसके किनारे किनारे जो सारे एरिया है वो बेसिन है। तो ज्यादातर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के आसपास पाया जाता है। इसलिए उधर कृषि भी उन्नतशील है और वहाँ का प्लेन एरिया है, वहाँ पे उद्योग भी धीरे धीरे हैं और कई सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे इलाके जहाँ पर बहुत कम ग्राउंड वाटर है नीचे, अब जैसे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है, बारिश के ऊपर सब निर्भर रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारा सूखा भी पड़ता है, समस्याएं भी होती हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रदेश और दक्षिण भारत में भौम जल का उपयोग अधिक है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान राज्यों में भौम जल का उपयोग अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र में भौम जल संसाधन का उपयोग मध्यम दर्जे का है। यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हालांकि ये जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत है, यहाँ भौम जल का उपयोग अधिक नहीं, बल्कि आप इन राज्यों से कम मान के चलिए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से कम मान के चलिए, सबसे ज्यादा इन राज्यों में है। क्यों है? ध्यान से समझिएगा। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और राजस्थान को तो फिर भी थोड़ा कम, लेकिन पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु ये तीन ऐसे स्टेट हैं जहां पर हरित क्रांति सबसे ज्यादा क्या हुई? हरित क्रांति सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही है। अब इसमें क्या है? हरित क्रांति से भूमिगत जल से सिंचाई का बहुत उपयोग किया गया, इसीलिए अंडरग्राउंड वाटर नीचे भी जा रहा है। ठीक है ना, सिंचाई बहुत ज्यादा किया गया इससे, और सिंचाई के कारण क्या हुआ? अंडरग्राउंड वाटर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। बाकी राज्यों में मध्यम लेवल का उपयोग है। अगर जल संसाधन को सोर्सेस के हिसाब से देखें तो लेगून और कुछ पंच झीलें होती हैं। तो भारत की दंदुरित तटरेखा के कारण केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में लेगून झीलें बन गई हैं, जिसमें खारे पानी के जलाशय हैं। लेगून क्या होता है? इस वाले समुद्र का कहीं पानी एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो लेगून बन जाता है। ठीक है, जल के रूप में अगर बात करें तो धरातलीय जल और भूमिगत जल, ये दो तरह के जल आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था, धरातलीय जल या वर्षा तथा पहाड़ों की बर्फ पिघलने से नदियों में मिलता है। भूमिगत जल या कुएं अथवा ट्यूबवेल खोदकर निकाला जाता है। सिंपल है, इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं है। तो जो आपको ऊपर नदी, तालाब, झील इसमें मिल रहा है सब ये सरफेस वाटर का रिसोर्स है, और जो जमीन के नीचे से मिल रहा है वो भूमिगत जल है। अच्छा, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि जल संसाधन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल संसाधन का मानव के लिए कितना उपयोग है, इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि जल की आवश्यकता किन कारणों से होती है। सबसे पहले घरेलू आवश्यकता, भाई मैंने बताया ही, खाने पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, खाना और जो भी इंपॉर्टेंट काम आप घर पे करते हैं, कपड़े धोने के लिए, सब घरेलू आवश्यकता के लिए पानी चाहिए। औद्योगिक आवश्यकता, जितने इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज में जो भी काम हो रहा है उसमें पानी की हर जगह जरूरत पड़ती है। कोई भी उद्योग है जहां शायद ही कोई प्रोडक्शन हो रहा है और पानी की जरूरत ना पड़े, तो वहां तो ये चाहे बिजली बनाने से लेकर और मशीनों के कारखाने, क्या क्या, मतलब कोई भी टेक्निकल काम में पानी तो लगता ही है। सिंचाई की आवश्यकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर बहुत इस्तेमाल होता है।
ठीक है। और खास करके जब से भारत में हरित क्रांति आई जिसमें उन्नतशील बीज आए, HYV सीड्स जिसको बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, वहां से और ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ने लगी। तो एक तो पानी वहां चाहिए ट्यूबवेल के लिए, और जल के अन्य उपयोगों में आप कोई भी उपयोग जो इसके अलावा देखते होंगे वो आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। कुछ नहीं तो आप होली खेलने के लिए तो पानी चाहिए, तो यहाँ सब अन्य उपयोग में, त्योहारों में, सांस्कृतिक कारणों के लिए, बहुत सारे कारण है इसके, ठीक है। घरेलू आवश्यकताओं में पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए चाहिए, या जीवाणु युक्त, घुलनशील, क्षारयुक्त नहीं होना चाहिए, यानी फ्रेश वाटर चाहिए। जल में किसी प्रकार का गंध, स्वाद और रंग भी नहीं चाहिए। और इसलिए आप देख लीजिए घर घर में अब क्या है, RO सिस्टम लगने शुरू हो गए हैं, फिल्टर लगने शुरू हो गए हैं। भारत के अधिकांश नगरों में घरेलू आवश्यकता के लिए थोड़ी कठिनाई तो हो रही है, और इसलिए टैप वाटर लिंकिंग वाला प्रोजेक्ट, हर घर जल वाले सिस्टम आजकल चल रहा है, आपको पता ही है। बड़े बड़े महानगरों की नगर पालिका में जल संस्थान में हौज में इकट्ठा करके उसको क्लोरीन डाल के साफ करके घर घर पानी पहुंचाया जाता है, आपको पता ही है। कुछ नगरों में घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए जल काफी दूर से लाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं तो है भारत में। अब देखिए, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में यही स्थिति है। भारत के औसतन एक दिन में व्यक्ति को 75 लीटर पानी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, 75 लीटर हर आदमी को पानी चाहिए कम से कम। यद्यपि विकसित देशों की तुलना में यह बहुत कम है। भारत में 9वीं योजना में नगरों में जलापूर्ति कम से कम 150 लीटर प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। तो हमारी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी, 5 ईयर प्लान्स, उसमें हमने सोचा था कि हर आदमी को कम से कम 150 लीटर पानी दें, तभी वो अपना सर्वाइवल अच्छे से कर सकता है। बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू दैट। फिर आती है औद्योगिक आवश्यकता। तो उद्योग चलाने के लिए जल चाहिए। इसकी पूर्ति नदियों, झीलों, नहरों से होती है। आपको पता ही है कि जितने बड़े बड़े उद्योग आप देखेंगे, ज्यादातर उद्योग जो है वो नदियों के किनारे होते हैं, क्योंकि वहां से पानी भी चाहिए, फिर उनको वेस्ट भी उसी में डालना होता है। कानपुर देख लीजिए, कोई बहुत सारे इस तरह एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो ये औद्योगिक कामों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे भाप से चलने वाले इंजन में भाप बनाने के लिए चाहिए पानी। वस्त्र उद्योग में कपड़ों को धोने के लिए, रंगाई और सफाई के लिए। लोहा इस्पात उद्योग में लौह पिंड को ठंडा किया जाता है, लोहे को गर्म करके पानी में डाला जाता है, आपने देखा होगा। कोक कोयले को धोने के लिए, चमड़ा उद्योग में खालों को रंगने और धोने के लिए, रसायन उद्योग में क्षार को घोल तैयार करने के लिए। तो यू टेक द नंबर नेम ऑफ इंडस्ट्रीज, यू विल फाइंड दैट द वाटर इज मोस्ट नीडेड इन दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंचाई, आपको पता ही है कि कृषि हमारे यहाँ सबसे मुख्य कारण है। प्राथमिक जो हमारे क्रियाएं होती हैं उसमें कृषि है, और कृषि बिना पानी का आप सोच भी नहीं सकते हैं। पशुपालन में भी पानी चाहिए, है ना। मुर्गी पालन, जो भी आप काम करें आपको पानी तो चाहिए चाहिए। तो कृषि जो है, भूमिगत जल और सिंचाई, सतही जल दोनों का इस्तेमाल होता है। नदियों का पानी भी नहर से जाता है, अंडरग्राउंड वाटर भी आप निकालते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इन स्रोतों से प्राप्त जल को कृत्रिम विधियों द्वारा प्रवाहित करके खेतों में पहुंचाया जाता है, जिससे भूमि को नम किया जाए। भूमि को नम करने की व्यवस्था ही सिंचाई कहलाती है। तो आप क्या करते हैं, भूमि को नम करते हैं, भूमि को आप एक तरह से कहते हैं कि उसमें आर्द्रता प्रदान करते हैं, और वहां से फिर सिंचाई होती है। हाँ, सिंचाई की आवश्यकता उन्हीं स्थानों पर होती है जहां या तो वर्षा की मात्रा कम हो, या सामयिक वितरण, मतलब कि हर समय बारिश हो सके ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे गेहूं है, तो गेहूं जहां ज्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों, सर्दियों में बोई जाती है रबी की फसल। लेकिन कुछ ऐसे टाइम होते हैं जब उसको पानी की बहुत जरूरत है, जैसे जनवरी लास्ट, बसंत पंचमी के आसपास, फरवरी में अगर गेहूं को पानी मिल जाए तो गेहूं बड़े अच्छा से फूलता है। बहुत कम जगह है जहां वो बरसात होती है, तो वहां पानी फिर चलाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। भारत में सिंचाई बहुत प्राचीन काल से होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के आधार पर हुआ था, और भारत में सिंचाई का विकास जो है ऊपरी दोआब नहर के निर्माण के बाद हुआ। रावी, झेलम, चिनाब नदियों द्वारा नहर को मिलाया गया है। तो इंदिरा गांधी परियोजना, कई सारी नहरों की परियोजना आपको पता ही है। सिंधु नदी पर सन 1932 में सक्कर बैराज बनाया गया, जो 7 बड़ी नहरें निकाली गई। तो भारत में सिंचाई देखें तो 3 प्रकार से होती है। एक तो कुएं से पानी निकालकर, एक नहरों से, और तीसरा तालाबों से। ठीक बात है। तो कुओं द्वारा सिंचाई करें तो कच्चे कुएं भी होते हैं और पक्के कुएं भी होते हैं, और ये कच्चा साधन होता है और सस्ता साधन होता है। निजी कुएं भी होते हैं। पहले गांव, नदियों, खेतों के बीच में कुएं बनाए जाते थे। पहले एक शब्द आता था ढेकुल, पता नहीं ये देहाती शब्द है, आपने कभी सुना है कि नहीं, उससे इसमें बहुत इस्तेमाल किया जाता था। तो कच्चे कुएं अस्थायी होते हैं और इन स्थानों पर खोदे जाते हैं जहां भौम जल स्तर बहुत नीचे की 3 से 5 मीटर गहराई पे होता है, और वर्षा ऋतु में ये गिर जाते हैं। पक्के कुएं ज्यादा गहराई पर खोदे जाते हैं और ये पक्की ईंटों से होते हैं। इसमें धन भी ज्यादा लगता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में बहुत होता है। पहले वहाँ अक्सर लोगों के घरों के सामने भी कुएं बनाए जाते थे, जिससे वो पानी निकाल लिया करते थे। नलकूप की बात करें तो यह एक साधारण कुआं जैसा होता है, जिसमें जल अधिक गहराई से नलकूप द्वारा निकाला जाता है। जल प्राप्त करने के लिए इससे बिजली की मोटर, डीजल के इंजन और कई शक्ति के स्रोत बनाए जाते हैं। नलकूप द्वारा कहां सिंचाई होती है? भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में हो, जहां पर क्या है भाई, आप ट्यूबवेल वहीं लगाएंगे ना जहां पर नीचे अंडरग्राउंड वाटर अच्छा हो। भूमिगत जल का स्तर 150 मीटर से अधिक नहीं हो। सस्ती चालक शक्ति यानी जिससे वो काम ट्यूबवेल चले, जैसे या तो बेसिकली बिजली से ही चलती है, तो बिजली की जैसे जैसे कमी होती जा रही है, ट्यूबवेल भी महंगे होते जा रहे हैं। फिर उसका अल्टरनेट आया पंपिंग सेट, वो डीजल से चलेगी, डीजल भी महंगे होते जा रहे हैं।
तो सब महंगाई होता जा रहा है। तो अब कुल मिला जुला के स्थिति आप समझ सकते हैं। भारत में नलकूपों का प्रयोग 1930 से किया गया और 1951 में भारत में 2500 नलकूप थे, अब 1 करोड़ नलकूप है। नलकूपों द्वारा सिंचाई पंजाब, हरियाणा, पंजाब में सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछता है कि नलकूपों द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई कहां है, तो पंजाब में सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में होती है, क्योंकि इन एरियाज में अभी थोड़ा सा अंडरग्राउंड वाटर की संभावना है, बाकी जगह पर तो बहुत कम होती जा रही है। फिर आता है नहरों की सिंचाई की स्थिति। तो भारत में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। देश की कुल सिंचित भूमि का 31% भाग नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है और अधिकांश नहरों द्वारा सिंचाई उत्तर भारत में ही होती है। ठीक बात है, क्योंकि नहरें वहां होंगी जहां का रिवर सिस्टम ज्यादा से ज्यादा हमेशा पानी दे सके। ठीक बात है। नहरों का कारण क्या है? यहाँ बहने वाली नदियां हिमालय के हिमाच्छादित भागों से निकलती हैं। हिमाच्छादित जहां बर्फ रहते हैं हमेशा, तो बर्फ से हमेशा पानी नदियों को मिलता रहता है, तो नहरों में पानी हमेशा रहता है, पूरे साल जल रहता है। इन नदियों से निकलने वाली नहरों को पूरे साल जल मिलता रहता है। ठीक है। यहाँ की मिट्टी मुलायम है, नहरें खोदना आसान है, मिट्टी उपजाऊ भी है, तो वर्षा की मात्रा कम है, तो कृषि कार्य सुचारू रूप से चलता रहता है, तो उसकी वैल्यू रहती है। मंद ढाल के कारण नहरों को जल के ढाल से सारे दूर दूर तक ले जाया जाता है, तो ये ठीक है। ऐसा पहाड़ी नहीं है कि बहुत ऊपर नीचे प्लेन टेरेन है। नहरें भी दो तरह की हैं, नित्यवाही नहरें जिसमें हमेशा पानी रहे, अनित्यवाही नहरें जिसमें कभी कभी पानी रहे। तो जो सदा पानी रहे और उसको बांध बनाकर निकाली जाती हैं, कभी कभी पानी भर दिया जाता है, मतलब पानी उसमें हमेशा रहेगा, तो वो नित्यवाही नहरें होती हैं। और अनित्यवाही है जिसमें जल उस समय उपलब्ध रहता है जब उसमें चाहिए, नदी में बाढ़ आई हो या शुष्क मौसम, इसमें ये शुष्क मौसम में सूख जाती है। जब बाढ़ आए, बरसात हो तो इसमें पानी रहेगा, सूखे मौसम में नहरें सूख जाती हैं। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। ठीक है, ये केवल नहरों की बात की जा रही है। यहाँ ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर, पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ये सब इंपॉर्टेंट नहरें हैं। पंजाब की नहरों में अपर बारी दोआब, सरहिंद नहर, ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप कम से कम नाम देखें तो सुने। कभी कभी पूछे क्वेश्चन कि भाई ये नहर कहाँ है, तो आपको सुना सुना लगे, सुना सुना ना लगे, कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है। भाखड़ा नहर, इसका बहुत नाम आता है। बीकानेरी नहर, ब्यास योजना, ये सब इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अगर बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर, आगरा नहर, गुड़गांव नहर प्रमुख है। बिहार में पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर, त्रिवेणी नहर, कोसी और गंडक बांध, ये सारी महत्वपूर्ण नहरें हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, पश्चिम बंगाल में मिदनापुर नहर, दुर्गा बांध से निकली प्रमुख नहरें हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, चंबल की नहर, पार्वती परियोजना इंपॉर्टेंट है। नहरों द्वारा दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा में सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि सिंचाई के जल में जल का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, किन किन महत्वपूर्ण द्वारा। तो इसकी एक शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा, तालाबों द्वारा। ठीक है, यही मैं आपको पहले भी डिस्कस कर रहा था। ये लास्ट में आप नोट्स मेकिंग में हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह आप सिंचाई के इन अलग अलग तरीकों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखिएगा। तालाबों वाला रह गया तो उसको आप समझ लीजिए, भूमि का वो निम्न भाग जहां वर्षा का जल भरता है तालाब कहलाता है। प्राकृतिक तालाब भी होते हैं, कृत्रिम तालाब भी होते हैं। प्राकृतिक रूप चारों ओर से ऊंचे स्थान से घिरे रहते हैं, मतलब वो पहले ही स्थिति बन जाती है। मान लीजिए जमीन है और जमीन में कुछ ऐसा हिस्सा था जो थोड़ा नीचे था और ऊपर से वो पहाड़ी नुमा चीजों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे पानी ठहर के वो तालाब बन गया। और कृत्रिम क्या होता है कि हम गड्ढा खोल देते हैं, खास करके नरेगा में, गांव में ऐसा बहुत काम कराया जाता है, गड्ढा खोद के तालाब बना के उसमें पानी भर दिया जाता है। तालाबों द्वारा सिंचाई आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि में की जाती है। तो देख लीजिए, ये तालाबों के लिए ज्यादातर आपको इसकी स्थितियां दक्षिण भारत में ज्यादा दिखाई दे रही हैं, जबकि नहर और नलकूप वाली चीजें आपको कहां दिखाई दे रही है? उत्तर भारत में ज्यादा। जल के अन्य उपयोग, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो परिवहन के साधन के रूप में, तो ये बहुत कॉमन सी बात है। अभी भारत में नेशनल वाटरवेज 1 ये बनाया गया है, कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया। नेशनल वाटरवेज 2, अच्छा ये गंगा रिवर पे है। नेशनल वाटरवेज 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये क्यों बनाए गए हैं? ये जलमार्ग बनाए गए हैं जिस पर जहाजें चलेंगी, जिस पर लोग पर्यटन करेंगे। अभी प्रधानमंत्री ने बनारस से इतना बड़ा क्रूज आपने देखा होगा कि रवाना किया, जो पूरा बांग्लादेश होता हुआ असम तक पहुंचेगा। तो ये सारा परिवहन का जो एक साधन है, जो प्राचीन काल से चला रहा है, ये जल का उपयोग होता है। नहरों की आवश्यकता, जाहिर सी बात है, नदियां रहेंगी, जल रहेगा तो वहां से नहरें जाएंगी, नहरों खेतों की सिंचाई होगी। जल विद्युत के लिए बहुत जरूरी है भाई, जो जितने ये बिजली बनाने वाले संयंत्र हैं जो जल से चलते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झीलों द्वारा परिवहन, बिल्कुल ठीक बात है। विविध उपयोग, और किसी भी उपयोग में आप ले सकते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, जो भी उपयोग आप चाहें वो जलों का इससे कर सकते हैं। परिवहन के रूप में देखें तो झीलों और नदियों, नहरों का उपयोग मनुष्य अपने परिवहन और यातायात के लिए भी करता है। भारतवर्ष में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जल का उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। अच्छा, कैसे जलों में परिवहन अच्छा होगा?
जिसमें जो नदी का प्रवाह हो चलता रहे, ठहरा हुआ ना हो, गहराई हो। जैसे नदियों में सिल्टिंग हो जाती है, जिसमें बालू वालू रेत वेत बहुत जम जाए, जल का स्तर बहुत कम रहे, तो वहां नहीं चल पाएगा। लेकिन जिसमें क्या हो, नदी प्रवाह में तीव्रता हो, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में ये है। नदी के गर्म मार्ग में झरने और जलप्रपात नहीं आते हो कि बीच में कोई परिवहन रुके। नदियों में पर्याप्त चौड़ाई हो और गहराई भी हो। नदियों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो जहां ये चीजें होंगी वहां परिवहन हो सकता है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि नहरों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको भी देखते चलिए। तो नदियों और झीलों के जल को आपस में जोड़कर नहरें बनाई जाती हैं। विश्व में बड़े बड़े महासागर, कैनल्स जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े कैनल्स जो होते हैं, समुद्र और खाड़ियों को जोड़ने के लिए नहरें बनाई जाती हैं। आपने बहुत सारे से देखा होगा कि बहुत सारा स्वेज कैनल का नाम आपने सुना होगा, जो पूरा मेडिटेरियन सी और इधर से जो अरब खाड़ी से होता हुआ पूरा जा रहा है, रेड सी, ये सब जोड़ देता है ना। और इसके अलावा पनामा कैनल का आपने नाम सुना होगा, जो एक तरह से अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दुनिया के कई खाड़ियों को जोड़ता है। नहरों को जोड़ने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आ गया जल विद्युत के लिए आवश्यकता है पानी का। तो आपको पता ही है कि आज इस औद्योगिक युग में शक्ति के 3 प्रमुख साधन है, बिल्कुल ठीक बात है। एक तो कोयला, ये बहुत बड़ा साधन है। दूसरा खनिज तेल, और तीसरा जल विद्युत। तो कोयले से तो बहुत काम होते हैं, कोयले से बिजली भी होती है और कोयले से और कई इंडस्ट्रीज चलती हैं। खनिज और तेल से बताइए, आपका सारे मिनरल्स रहेंगे तभी सारी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। तेल से तो सारा काम ही हो रहा है, पेट्रोल डीजल से। और जल विद्युत से आपको बिजली बन रही है। तो ये 3 चीजें ऊर्जा के लिए बहुत जरूरी हैं। तो वहां जल का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। कोयला और खनिज तेल की तुलना में जल विद्युत एक महत्वपूर्ण शक्ति का साधन है। जल विद्युत बहते हुए जल से बनाई जाती है। जल सदैव न समाप्त होने वाला अक्षयशील संसाधन है। वर्षा का जल नदी, नहर और झीलों में होता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। और होता क्या है जल विद्युत में कि पानी गिरता रहता है धार से, और वो टरबाइन घूमता है, मोटर घूमती है, बिजली निकलती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से जल विद्युत जो है ऊर्जा के साधन के लिए भी भारत में प्रयोग किया जाता है। झीलों द्वारा परिवहन की अगर बात करें तो आज विश्व की प्रमुख झील जैसे सुपीरियर, ईरी आदि से यूएसए के बड़े बड़े बंदरगाहों को सामान भेजा जाता है। इन झीलों के माध्यम से लोहा, कोयला और अन्य निर्मित साधन भेजा जाता है। बहुत सारे दुनिया में झील हैं, बहुत सारे कैनल्स हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, बड़ी बड़ी जहाजें पानी की चल रही हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो, या आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चल रहा है, वो किसी न किसी जल मार्ग से ही चल रहा है। ठीक है। विविध उपयोग की बात करें तो जल का अन्य विविध उपयोग अग्निशमन यानी आग बुझाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के लिए, नगरों में, झीलों में मनोरंजन के साधन के रूप में। आप देखिए लोग बोटिंग करते रहते हैं बोट्स में बैठ के झीलों में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप से उनको काम आती है। अब एक बात आ गई कि जल उपलब्धता में कमी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि भाई जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है, बता ही दिया था। इतनी वर्षा के साथ अपने आकार और विस्तार के अनुसार भारत की गणना विश्व के ये निम्न देशों में हो जाएगा। ठीक है, ये निम्न देश, भारत विश्व के निम्न देशों में की जाती है। प्रकृति ने भारत को अपार जल राशि प्रदान की है। तो दुनिया के बहुत सारे देशों की अपेक्षा आपके यहाँ भी पर्याप्त जल है। लेकिन फिर भी 2-3 चीजें कि हर जगह उसका वितरण समान नहीं है और उसका संरक्षण हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभी भी हम पिछड़े हुए हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तर में फैला हुआ विशाल बर्फीला हिमालय पर्वत है, जिससे निकलकर भारत के उत्तरी मैदान में बहने वाली नदियां पूरे साल पानी में रहती हैं। तो ये इससे पता चलता है कि हमारे पास बहुत बड़ा जल का स्रोत है। दक्षिण भारत में भी नदियों की कमी नहीं है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मौसिनराम भारत में, ये चेरापूंजी के पास मेघालय राज्य में है और 1220 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। सोच लीजिए, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। जहां पूरे भारत में 100 सेंटीमीटर है, मौसिनराम में 1220 सेंटीमीटर होती है। परंतु दुर्भाग्य है कि इतनी वर्षा होने के बाद भी भारत में जल का अभाव रहता है, क्योंकि ज्यादातर बरसात मानसूनी हवाओं से होता है। हमेशा नहीं होगा, वो 3-4 महीनों के बीच में ही होगा मानसून जब हमारे आता है। वर्षा अनियमित है, कभी होगी कभी नहीं होगी, और 3-4 महीनों में ही 8 से 9 महीने बाकी सूखे रहते हैं। उसके बाद वर्षा का अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा क्या जल होता है, नदियों में व्यर्थ चला जाता है, समुद्र में। तो बहुत सारी नदियों में हमने बांध में परियोजनाएं बनाई हैं, रोकने का प्रयास किया है कि नदियों के पानी को स्टोर किया जाए, रोका जाए, डैम, बैराज ये सब बनाए हैं। लेकिन आज भी हम उतने हद तक नदियों को नहीं, पानी को उसको बचा पा रहे हैं, जिससे कि हम क्या करें, ज्यादा जहां पानी है उसको कम क्षेत्रों में भेजें या यूज करें। तो हमने फिर धीरे धीरे अब जैसे केन बेतवा इंटरलिंक परियोजना है, किस तरह से नदियों को जोड़ा जाए। अभी आपने देखा होगा बिहार में गंगा का जल गया जिले तक पहुंचाया गया पाइप से। तो इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारा कुछ करना बाकी है। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट के कारण जल की मांग तो बढ़ती ही जा रही है। जल का लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ नगरीकरण और औद्योगिकरण है, यानी अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें ज्यादा से ज्यादा पानी यूज होता जा रहा है। फिर पानी गंदा भी होता चला जा रहा है और नदियां भी गंदी होते जा रही हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं अभाव से कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता प्रति वर्ष कम होती जा रही है। जो पर हेड आदमी को
मिलना चाहिए पानी, वो हर साल धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पानी धीरे धीरे अभाव उसका महसूस किया जा रहा है। ठीक है, अब क्योंकि प्रकृति जो दे रही है वो निश्चित मात्रा में है और आने वाले समय में जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगिकरण की वृद्धि के कारण जल का बड़े पैमाने में प्रदूषण हो रहा है। और इसलिए जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो जिसने एक सतत विकास कार्यक्रम 17 लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के या सस्टेनेबल गोल जो उन्होंने निर्धारित किए हैं, उसमें वाटर कंजर्वेशन यानी जल को बचाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य माना गया है। क्योंकि भविष्य में क्या होगा कि बहुत सारी जनसंख्या में दबाव के कारण हमें जो चाहिए जल उतना मिल नहीं पा रहा है। जलापूर्ति से संबंधित जल का असमान स्थानिक वितरण बड़ी समस्या है। कुछ भागों में 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो कहीं बहुत कम होती है। तो जहां जल की कोई कमी महसूस नहीं होती, परंतु जहां जल है वहां तो कोई कमी महसूस नहीं होती, लेकिन राजस्थान और उसके निकटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया बोलते हैं रेन शेड एरिया, मतलब क्या होता है जो हमारा पश्चिमी भारत है, ये प्यारा भारत है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो पश्चिमी घाट है और ये जो हिली रेंजेस हैं, इसके कारण यहाँ जस्ट इसके पीछे क्या होता है, बरसात बहुत कम होती है। तो यहाँ पर पानी की बहुत क्या होती है, 50% से भी कम बारिश होती है। जो मराठवाड़ा इलाका आपने सुना होगा, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जहाँ पर सूखा जैसी स्थिति बनी रहती है, वहाँ पानी की ज़्यादा कमी महसूस होती है और समस्या लगती है। कृषि पद्धति में भी परिवर्तन भी जलाभाव के लिए उत्तरदायी है। मैंने बताया था आपको हरित क्रांति तो कृषि पद्धति में हम क्या करते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा कैश क्रॉप, हरित क्रांति वाले बीज लगा रहे हैं, HYV सीड्स, उसमें पानी बहुत चाहिए तो पानी का दुरुपयोग हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, गाजियाबाद ये जिले हैं, पंजाब, हरियाणा, यद्यपि गेहूं के उत्पादक राज्य हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में चावल की कृषि भी अब प्रचलन बढ़ रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह का इलाका, हरियाणा का इलाका बारिश में कम बारिश वाला इलाका है, लेकिन अगर आप वहां चावल बोएंगे तो पानी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, जमीन से निकाल के देना पड़ेगा, यानी आपको इरिगेशन करनी पड़ेगी, फिर वहां इंबैलेंस बढ़ेगा। ठीक बात है। तो वहां अधिक जल की आवश्यकता होती है और वर्षा बहुत कम होती है, तो वहां नलकूप यानी ट्यूबवेल से लोग ज्यादा से ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, तो जो जल का स्तर है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहुत हो रहा है। गर्मियों में भूजल स्तर 2 से 3 मीटर तक नीचे चला जाता है। नलकूपों में पानी, घर में जो नल है उसमें पानी नहीं आ रहे हैं, जो समरसेबल है वो पानी नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि पानी का स्तर नीचे जा रहा है। तो ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो आज जलाभाव की समस्या ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया है। भारत की लगभग सभी बड़ी नदियों के जल के बंटवारों को लेकर बहुत सारी, भाई देखो, जब तक अभाव नहीं होगा, जैसे कोई घर है, उस घर में 4 भाई हैं, चारों भाइयों को 5-5 लाख रुपए पिताजी बांट रहे हैं, चारों खुश हैं। जिस दिन पैसा लिमिट हो जाएगा तो मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, लड़ाई होती है। ऐसी जब तक पहले पानी का कमी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। पानी की कमी हुई तो महादई वाटर डिस्प्यूट हो गया, बहुत सारे पानियों को, नदियों को लेकर, यमुना वाटर को लेकर भी कई बार डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये विवाद अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये कृष्णा और कावेरी नदियों को लेकर विवाद है और बहुत सारे ऐसे नदियों को लेकर अलग अलग राज्यों में विवाद देखा जा रहा है। इसी प्रकार एक से अधिक देशों में भी नदियों में विवाद है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु नदी जल बंटवारा, उसको भी लेकर विवाद होता रह रहा है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध यदि छिड़ा तो पानी के लिए होगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कि 3rd वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो उसका कारण शायद पानी होगा, पानी के लिए लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। ठीक बात है। अब हम आते हैं उस इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि भाई जल संरक्षण के क्या तरीके हो सकते हैं, क्या विधियां हो सकती हैं, कैसे हम पानी को कंजर्व करें। तो आज जनसंख्या वृद्धि, तीव्र औद्योगिकरण, कृषि भूमि का विस्तार, भूमि सिंचित क्षेत्र में विस्तार के कारण जल संसाधनों का शोषण हो रहा है। ये तो हम चर्चा ही कर रहे हैं कि हम खूब सारा कृषि करना चाह रहे हैं, कृषि क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और उससे जल में जो है कमी आ रही है। मानव अपने उपयोग के लिए मान रहा है कि 150 लीटर पानी उसे चाहिए। उद्योग में भी जल की आवश्यकता है। जल संसाधन संरक्षण इसलिए बहुत जरूरी है। मतलब आपको पर्सनल यूज के लिए भी पानी चाहिए, उद्योगों के लिए भी पानी चाहिए, और कार्यों के लिए भी पानी चाहिए। इस मीन्स कि आपको अगर पानी चाहिए तो आपको पानी कंजर्व करना पड़ेगा, पानी को व्यर्थ होने से रोकना पड़ेगा। अब देखिए, जल संरक्षण के लिए आवश्यक है कि पृथ्वी पर होने वाली वर्षा को, जल को प्राप्त करके उसका अपवाह नियमित किया जाए। मतलब वो जो फ्लो है उसको रेगुलाइज करें कि वो किधर जाए, कितनी जाए। जलाशयों में जल का भंडारण किया जाए, अधिकतम उपयोग किया जाए। जैसे ही वर्षा का जल भूतल पर गिरे, उसकी अधिक से अधिक मात्रा को भूमि के अंदर जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कई राज्यों में जैसे घर बनाया जाता है, घर के ऊपर वो क्या करते हैं, एक छोटा सा पाइप लगाते हैं, पाइप से पानी सीधे जमीन के नीचे चली जाती है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा। तो ये व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेंगी। अब जल संरक्षण की विधियों की बात करें तो जल का पुनर्वितरण आपको करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? जलाशय और नहरों के द्वारा। दूसरा, मतलब एक तो जल का पुनर्वितरण करें, दूसरा भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग करें, यानी जमीन के अंदर जो पानी है उसको हम ठीक से इस्तेमाल करें।
और जल को प्रदूषण या पॉल्यूशन से बचाएं। ये 3 चीजें आपको बेसिकली करनी पड़ेंगी। जल का पुनर्वितरण यानी जहां जल अत्यधिक मात्रा में मिलता है और जहां जल कम मात्रा में मिलता है उनको डिवाइड करें। कैसे? अधिक जल वाले क्षेत्र से जल का पुनर्वितरण किया जाए कम जल वाले क्षेत्रों में। तो एक तो जलाशय बनाकर यानी पोखरे तालाब वगैरह बना के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और नहरों बनाकर। जलाशय नदियों में बांध बनाकर बाढ़ों के प्रकोप को कम किया जाए और नदी में जल प्रवाह को नियंत्रण में सहायता मिलेगी। वर्षा ऋतु में वर्षा जल को जलाशय में एकत्र किया जाए और आवश्यकता पड़े तो कहीं और भेज दिया जाए। एक तो तरीका ये है। दूसरा, नहरों के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, ये कृत्रिम नदियां हैं, जहां पर पानी है वहां से नहर बना के दूसरे दूर एरिया में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर कहीं भी भेजना हो भेज दीजिए, ताकि उनको भी पानी मिलता रहे। और जो मरुस्थलीय जीवल हैं, जहां पे बहुत कम पानी है, रेगिस्तानी इलाके हैं, उनको भी पानी मिल सके। इसका ज्वलंत उदाहरण इंदिरा गांधी नहर है। और उसके बाद भूमिगत जल जो है उसका भी हमें, तो इंदिरा गांधी नहर का यही किया गया ना कि पूरा इलाके में, राजस्थान से बहुत सारे इलाके वहां पर पानी भेजा गया है। दूसरा, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका बहुत ढंग से इस्तेमाल करना। ये नहीं कि आपने गेहूं के खेत लगा दिए हैं तो दिनों रात ट्यूबवेल लाइट आ गई चलता ही रहे पानी, तो इससे भी बहुत नुकसान देखने को मिलता है। वर्तमान समय में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का प्रयोग अधिक होता है, विशेषकर शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाले भाग में, जहां सतही जल की पूर्ति सीमित है। सिंचाई के लिए भूमिगत जल प्रयोग होता है और आज भूमिगत जल का भी बहुत शोषण किया जा रहा है। इसलिए न केवल भूमिगत जल का शोषण नियंत्रित हो, बल्कि दूसरी ओर भूमिगत जल के नवीनीकरण के लिए वृक्षारोपण लगाया जाए। वृक्षारोपण से क्या होता है, तनों से पानी नीचे जाता है और वो मिट्टी को भी पकड़ के रखता है। मृदा से संबंधित प्राकृतिक तत्वों का रक्षण करना चाहिए, यानी जो मिट्टी है, जो पेड़ है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो माने प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति है उसको बचाया जाए, तो पानी के संरक्षण इससे हो सकता है। ठीक है। फिर आता है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। तो जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसका ठीक से इस्तेमाल करें, और जहां वर्षा की कमी है वहां तो और जरूरी है। विश्व के अधिकांश देशों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है, खास करके जो शुष्क और अर्ध शुष्क वाले प्रदेश हैं, मतलब जो एवरग्रीन या ट्रॉपिकल नहीं है वहां पर, तो वहां पर सरफेस वाटर कम है, तो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए नीचे से पानी खूब निकाला जा रहा है। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा लगभग 60% क्षेत्र में सिंचाई के लिए भूमिगत जल का उपयोग होता है, सोच लीजिए। तो भूमिगत जल का उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेकपूर्ण मतलब रैशनल, मतलब गलत सही का फर्क समझ के। और जो सतत विकास का कंसेप्ट है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, संपोषणीय विकास, सतत विकास, धारणीय विकास, जो भी कह लीजिए, अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी आप विकास इस प्रकार करिए कि आने वाले कल के संसाधनों का दोहन मत करिए, है ना। तो इसमें इस सतत विकास का जो पूरा कंसेप्ट है वो डिपेंड ही करता है विवेक पर, रैशनैलिटी पर। मानव का विवेक होना चाहिए कि हमें प्रकृति का सम्मान करना है और प्रकृति का ठीक से इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। जल को प्रदूषण से बचाना बहुत जरूरी है। जल में क्या होता है, उद्योगों के वेस्ट जाते हैं, घरों की नालियां बहती हैं, है ना, और बहुत सारे केमिकल्स उसमें डाल डाल के खराब किया जा रहे हैं। तो नदी, झील, समुद्र सब में प्रदूषण बढ़ रहा है। समुद्रों में तेल का जहाज जाता है, टैंकर फट जाता है, पूरे समुद्र में तेल तेल फैल जाता है। तो ये सारी चीजें, परिवहन से भी ऐसा होता है। समुद्री जल के प्रदूषण का मुख्य कारण तेल टैंकर का परिवहन, अपतट तेल में वेधन संक्रियाएं। नदी जल के प्रदूषण का मुख्य कारण नदी में अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन। बहुत सारे, आप देखिए कि जब कोई इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत सारे जितने उसके, आप कह सकते हैं ना कि उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, और मतलब जिसको आप अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, या उसके जितने कूड़े रहेंगे, जितनी गंदी पानी रहेंगी पूरे इंडस्ट्रीज की, सब उसी में डाल दी जाती हैं। घरेलू जल से भी गंदे पानी वहां बहा दिए जाते हैं, तो उससे नदी प्रदूषित होती है। जल प्रदूषण की अधिकता समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए हानिकारक प्रभाव डालती है। तो जल प्रदूषण को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा जल प्रदूषित होगा उसको शोधित करने में उतना अधिक खर्चा होगा। मतलब 5 लीटर पानी लाए, वो पूरा गंदा है, उसको आप फिल्टर करते करते 3 लीटर पे लाएंगे, उसमें भी खर्चा बहुत होगा। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब जल शोधन कैसे करते हैं? यांत्रिक शोधन से करते हैं, यानी मशीन लगा के, भौतिक रासायनिक शोधन द्वारा भी करते हैं, या बायोलॉजिकल तरीके से प्राकृतिक जैविक शोधन विधि द्वारा भी किया जाता है। यांत्रिक शोधन विधि में जल में घुले पदार्थों को कुछ उपकरण लगा के छान दिया जाता है। जैसे आपके घर में जो आरओ लगा है ना, वो यांत्रिक विधि का सबसे अच्छा तरीका है, यंत्र लगाकर उसको साफ किया जा रहा है। भौतिक रासायनिक में करें तो जल से कार्बनिक और अकार्बनिक के अधिमिश्रण के शोधन के लिए अनेक विधियां हैं, जैसे जल अपघटन, आयन विनिमय, अवशोषण, स्कंदन, क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण। ये कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे आप क्या करते हैं, फिजिकल और केमिकल तरीके से उसको साफ करते हैं। ठीक है, क्लोरीन डालकर, कुछ अपशिष्ट, कुछ और पदार्थ डालकर। जैविक शोधन के द्वारा आप क्या करते हैं, जो कार्बन पदार्थ उसमें है उसके लिए कुछ जीवों को छोड़ देते हैं, वो जीव उनको साफ कर लेते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जैविक तरीका भी है, रासायनिक भौतिक तरीका भी है, और यांत्रिक तरीका भी है। इससे आप जल को साफ करते हैं या शोधित करते हैं। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्षा जल संचयन क्या है और जल प्रबंधन क्या है।
ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ये अंतिम एक तरह से लास्ट पार्ट आप जल संसाधन में पहुंच रहे हैं, जिसको समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब जो ये प्रबंधन है, जल प्रबंधन, इसमें अगर हम बात करें तो भूजल का बड़े पैमाने पर ह्रास होना एक समस्या है, ठीक बात है। जो ग्राउंड वाटर है वो नुकसान होता जा रहा है। तो ग्रामीण इलाके में सिंचाई के लिए और नगरीय इलाके में उद्योगों के लिए इस कारण से हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए हमें कुछ उपाय करना पड़ेगा, जिससे जैसे मान लीजिए जो छत पर वर्षा का जल प्राप्त हो रहा है उसको हम बचा सकते हैं, उसको हम अच्छे से संरक्षित कर सकते हैं। ऐसी कुछ विधियां देखनी पड़ेंगी। प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु के अप्रैल से जून तक जल की कमी महसूस की जाती है। नगरीय इलाकों के भवन और सड़कों के निर्माण के लिए, औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए भूजल की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये तो कारण है बचाने के। भवन और सड़कों के निर्माण से वर्षा जल अवरुद्ध हो जाता है और भूमि के नीचे नहीं पहुंच पाता, तो भूमिगत जल में कमी आ रही है। तो ये समस्याएं होती हैं। जल स्तर गिर जाता है, कुएं और नलकूप सूख जाते हैं, घरेलू कार्य के लिए भी कई बार जल नहीं मिलता है। तो इस समस्या का हल किसी हद तक छत पर प्राप्त वर्षा जल का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए ये मकान है, इस मकान पर इस मकान पर जल गिरा, पानी गिरा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, सीधे लाकर जमीन के अंदर पहुंचा सकते हैं, जहां से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाए। ठीक है। छत पर वर्षा जल के संचय का क्या अभिप्राय है? नगरीय क्षेत्रों पर प्राप्त वर्षा जल का संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण द्वारा भूमि जल भंडारण के वृद्धि करके उसका उपयोग करना, यानी आर्टिफिशियल तरीके से जल भरण करके जल को जमीन में डालकर हम इसको ठीक कर सकते हैं। छत को निकासी पाइप से जोड़कर उस जल को मौजूद कुआं, नलकूप या विशेष रूप से बनाए गए कुओं तक भेजना, ये इसका एक वो हो सकता है। इस उद्देश्य का प्रयोग उन शहरी आवासीय कॉम्प्लेक्स और संस्थागत भवनों के समूह को करना चाहिए जिनकी छत का क्षेत्रफल अधिक हो। तो मान लीजिए ये छत है और इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो जैसे आजकल छतों पर सोलर पंप पैनल लगाए जा रहे हैं, वैसे छतों पर पानी को स्टोर करके और नीचे ले आने की स्थिति बनाई जा सकती है। ठीक है। जल संचयन की आवश्यकता क्यों है? तो भूजल भंडारण में वृद्धि और जल स्तर में गिरावट पर नियंत्रण करने के लिए हमें यह प्रबंधन जरूरी है। भूजल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है जिसे किसी स्थान विशेष या स्थल पर प्रयोग किया जा सकता है, जल आपूर्ति निर्बाध रहेगी। भूमिगत जल की गुणवत्ता में सुधार के लिए, क्योंकि वर्षा का जल शुद्ध होता है, पानी के सतही बहाव को कम करने के लिए जो अन्यथा नालों में भरकर रुक जाता है, सड़कों पर जल भराव को रोकने के लिए, पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, जल प्रदूषण कम करने के लिए, और मृदा अपरदन मतलब होता है सॉइल इरोजन, यानी पानी मिट्टी न बहे, इसके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है। अब इसका अभिप्राय ये होता है कि हम उसका भंडारण करके इसका फिर से इस्तेमाल कर लें और उन स्थानों पर जल की समस्या का समाधान किया जा सकता है जहां जल की आपूर्ति है और सतही जल संसाधन का अभाव है या अपर्याप्त है। तो मान लीजिए वहां पर जल आपूर्ति ठीक हो रही है और सतही जल कम है, तो हम उस पानी को स्टोर करके बाद में यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप क्या करिए कि छत पर पानी गिर रहा है, इस पानी को आप स्टोर कर लीजिए और धीरे धीरे यूज करते रहिए। एक तरीका होता है कि इस पानी को अंडरग्राउंड पहुंचा दीजिए। ये दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं। मानसून वर्षा के व्यर्थ बहे हुए जल का उचित उपयोग हो जाता है। वर्षा का जल शुद्ध होता है या जीवाणु रहित, खनिज पदार्थ मुक्त और हल्का होता है, और बाढ़ की समस्या भी इससे खत्म होती है। बारिश का जल क्या होता है, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है, और सारा का सारी पानी बह के जमीन पर इकट्ठा हो, इससे अच्छा है कि आप स्टोर कर लीजिए और उसका इस्तेमाल करिए, तो बाढ़ की समस्या भी कम होती है इससे। सूखे के प्रकोप से राहत मिलती है और इसका आवश्यकता अनुसार हम कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। अनुमान है कि 100 वर्ग मीटर आकार की छत पर 65,000 लीटर वर्षा जल का पुनर्भरण किया जा सकता है। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम छोटी छोटी चीजों को कितना हल्का लेते हैं। 65,000 लीटर वर्षा, आप कम समझ रहे हैं। आपकी पानी की टंकी 500 लीटर की होती है, सोचिए एक दिन भरते हैं, 2 दिन चलती होगी। उस हिसाब से अगर 65,000 लीटर पानी है तो कितना दिन आपका काम चलेगा। तो अगर 100 वर्ग मीटर आकार का छत है, 100 स्क्वायर फीट मीटर का अगर आपका मकान है, तो वहां पर एक चार सदस्य वाले परिवार की पेयजल की समस्या और घरेलू जल की आवश्यकता 4 महीने तक पूरी की जा सकती है। सोच लीजिए, तो 4 महीने तक का पानी आप उससे ले सकते हैं। वर्षा जल का उपयोग करने तथा भूजल के पुनर्भरण की क्या विधियां हैं? तो छत पर वर्षा का प्राप्त जल का भूजल जलाशय में पुनर्भरण हम कर सकते हैं। कैसे? बंद और बेकार पड़े कुओं को चालू करके, बंद पड़े चालू नलकूपों द्वारा, पुनर्भरण गड्ढा खोदकर, पुनर्भरण खाई में। ये 3-4 वो तरीके हैं जिनसे हम वो पानी स्टोर कर सकते हैं या बचा सकते हैं। ठीक है। बोरे कुएं सहित क्षैतिज शाफ्ट, बोर कुएं सहित, जिसका कुएं का बोर हो उसका हम कर सकते हैं। छनाई ताल, चेक डैम, मतलब पानी को हमने इकट्ठा किया और चेक लगा दिया, खोलें तो पानी बहे, नहीं तो ना बहे, तो चेक डैम लगा लें। नाल बंद सीमेंट वाला या पुनर्भरण सॉफ्ट लगा दें। गुरुत्वीय शीर्ष पुनर्भरण कुएं जो पानी को नीचे ले जाए। तो ये वो तरीके हैं जिनसे हम वर्षा जल का संचयन कर सकते हैं। हेडिंग्स आप ध्यान रखेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट कि वाटर शेड एंड मैनेजमेंट, यानी जल विभाजक और प्रबंध क्या है। जल विभाजक वह रेखा है जो विभिन्न दिशाओं से प्रवाहित होने वाली नदियों की शीर्ष सरिताओं को अलग करती है।
ठीक, यानी अलग अलग उसके स्ट्रीम्स जहां से डिवाइड होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में यह कटकों की शीर्ष रेखा के रूप में स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु तरंगित निम्न भूमि में यह अधिक स्पष्ट नहीं हो पाती कि कहां से इसका डिवीजन हुआ है। जल विभाजक के दोनों ओर नदियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में बहती हैं। ठीक है, मान लीजिए जल विभाजक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। भारत में जल सभी नदियों के जल विभाजक हैं। गंगा और सिंधु नदी तंत्र का अलग विभाजक हरियाणा में अंबाला में उच्च भूमि है। कोई ऐसी भूमि हो गई या कोई ऐसा पर्वत हो गया जो दो जल स्ट्रीम को विभाजित कर दे, डिवाइड कर दे, ये जल विभाजक के रूप में होती हैं। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वी में पश्चिम में से बहने वाली नदियों के बीच में जल विभाजक है। जल विभाजक प्रबंध का उद्देश्य वैज्ञानिक मूल्यांकन, क्रमबद्ध योजना और विवेकपूर्ण विकास के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और परिरक्षण करना है। तो जो जल विभाजक प्रबंधन है, हम उससे क्या कोशिश करते हैं कि जो पानी या संसाधन है उसका हम वैज्ञानिक रूप से बचाव कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकें और ज्यादा से ज्यादा हम उसको यूज में ले सकें। उसको वाटर शेड मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि पानी बर्बाद ना हो। जल विभाजक प्रबंधन से मृदा अपरदन, बाढ़ों के प्रकोप को कम किया जा सकता है और भूजल का पुनर्भरण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जल विभाजक प्रबंधन से जल ग्रहण क्षेत्र में जलाक्रांति और लवणता को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका मैनेजमेंट करना। वनों के कटाव को रोककर ग्रामीण जनता को वैकल्पिक ईंधन देकर, जैसे मान लीजिए कोई, अब लेट सपोज यहाँ पर जल विभाजक है, खूब पेड़ पौधे कुछ लगे हुए हैं, सब काट के हम हटा देंगे तो क्या होगा, तबाही मच सकती है। तो इस चीजों से हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा विकल्प वहां के लोगों को उत्पन्न कराएं ताकि लोग इस चीजों से छेड़छाड़ न करें। तो ये आपका जल संसाधन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जिसको बहुत इजीली हमने पॉइंट्स में, हेडिंग्स में समझने की कोशिश की। और दो तीन चीजें आप इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि जल संसाधन के प्रयोग क्या है, कमी क्यों होती है, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट, इसके यूट्यूब मंच या इसके ऐप से ये सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स ऑर्डर करने के लिए बुक्स और ई बुक्स के लिंक भी दिए हुए हैं। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया हैंडल्स है मैग्नेट ब्रेन्स के, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको फॉलो करते रहिए। खूब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर।